हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक फार्मूला को देखे थे। आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टी को और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं कि इसको ज्योमेट्री के द्वारा हम कैसे दिखाएंगे, ग्राफिकली इसको कैसे दिखाएंगे। क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को शुरू करते हैं या मैथ्स पढ़ाते हैं उसमें ग्राफ मेरा जरूर होता है। अब ग्राफ से समझने में बहुत आसान होता है, वो जल्दी से समझ में आ जाता है। तो चलिए आज हम जो देखने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो मेरा देखिए हेडिंग बना हुआ है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण। अब यह अनिश्चित समाकलन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हम फंक्शन लेते हैं, किसी भी तरह का कोई एक फंक्शन ले लेंगे। तो यहां से हम एक फंक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि लेट मीन्स माना कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। हम एक फंक्शन ले लिए। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा? जब इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा अब f ऑफ x इज इक्वल टू 2x का ग्राफ हमको पता है कि कैसा होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि ये लीनियर है। ठीक है, और इसमें भी हमको पता है कि ओरिजिन से पास होते हुए जाएगा। अगर y बराबर 2x रखते हैं तो x के जगह पर 0 तो y का मान 0, मतलब ओरिजिन से पास होगा ही। अब यहां पर देखिए, अगर हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमको रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? तो रिजल्ट, क्योंकि हम कुछ फार्मूला बेसिक बता दिए हैं, कोई भी फंक्शन है, देखिए इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो कांस्टेंट को बाहर x के लिए x स्क्वायर बाई 2 कट गया तो x स्क्वायर प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस c, यहां निकाल कर दिखा दिए, x स्क्वायर प्लस c। अब हम यहां पे x स्क्वायर प्लस c क्या है हमको यहां? तो c एक यहां आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, माने स्वच्छ अचर। c जो है यहां यह है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, स्वच्छ अचर। स्वच्छ अचर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहने का मतलब कि ये कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। तो हम इसी पर इसका समाकलन, हम इसका ग्राफ निकालेंगे और इसका ग्राफ निकाल कर देखेंगे कि क्या इसका हर एक पॉइंट पर हमको dy बाई dx का मान समान आ रहा है, तब ना हम जानेंगे कि हाँ। क्योंकि अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको पुनः फंक्शन मिलना चाहिए, 2x आना चाहिए। अगर आप x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमको पता है कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमको क्या मिलेगा? x स्क्वायर का जो हमारा डिफरेंशिएशन मिलेगा वह आएगा 2x। क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि हम अब लिखते हैं कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c, जहां हम c का मान 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, -1 -2 -3 ले सकते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी। यहाँ c क्या है? एक अगर हम c को कह दे वास्तविक संख्या तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्यों वास्तविक संख्या क्यों? ठीक है, अगर हम यहाँ, क्योंकि c जो हमारा कोई भी इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे हमको मिलेगा, इसलिए स्वच्छ अचर है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि अगर हम c बराबर 0 रखेंगे तो y का c बराबर 0 अगर रखते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, c का मान 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, c का मान 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि c का मान से ca के माने पर हमको वैल्यू चेंज करना है। ठीक है, c का मान 3 रखेंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, c का मान -1 रखेंगे
तो हमको रिजल्ट मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, सी का मान -2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, सी का मान -3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3। चलिए ये वो आ गया। मेन चीज़ यहाँ पे हमको सीखना है, हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं, अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण, है ना। अब चलिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए हम यही करते हैं, इधर हमारा है x डैश 1 -1, इधर भी ले लेते हैं 1 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम पढ़े हैं सर कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है तो हमको पिछले ये नहीं अगर देखेंगे तो हमारा फंक्शन, अभी हम क्लास 11 का बेसिक में ग्राफ का वीडियो डाल रहे हैं तो उससे आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर का सिर्फ ग्राफ निकालना हो, जैसे पहला फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा होगा, तो यह ग्राफ कुछ इस तरह से ओरिजिन से पास होते हुए ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ -1 भी रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखने पर भी 1, तो ये 1 1 के ये सामने कुछ ऐसा यहाँ होना चाहिए, ये 1, ठीक है। अब ये जो हमको ग्राफ है क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। लेकिन अगर हमको y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका मतलब कि अगर x के मान 0 रखेंगे तो y के मान 1 आएगा, x के मान 0 y के मान 1 यहाँ है। तो अगला जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। फिर उसके बाद अगला जो ग्राफ होगा, अगला बार है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो कहो कि सर आपके 2 से पास कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर दिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो 0 रखने के बाद 3 होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। समझने वाला चीज है ये। जब 0 था तो ओरिजिन पर, 1 था तो ऊपरे, तो कहो कि अगर -1 होगा तो -1 होगा तो -1 से जाएगा। y बराबर एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ होता, अगर -1 है तो ये नीचे से जाएगा, तो फिर इसका जो ग्राफ हो जाएगा हमको कुछ ऐसा हो जाएगा। पास तो 1 से ही करना है इसको, ठीक है, क्योंकि हम अगर मान लीजिए कि -1 भी रखेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है। तो अगर हम x का वैल्यू अगर 1 भी रख रहे हैं तो 0 आना है, -1 भी रख रहे हैं तो हमारा -1 रखने के बाद 1 तो भी 0, ठीक है। तो यहाँ पे y दोनों जगह पर देखिए 0, 1 पे भी 0, -1 पर भी 0 है, तो इसी से इसको पास होना है। उसी तरह से अब y बराबर एक्स स्क्वायर -2 है, तो फिर ये -2 से पास होगा इसे, ठीक है, होना ही होना है। अब यहाँ पर देख लो, अगर मान लो कि यहाँ 2 है तो 2 जब यहाँ देख लो 2 जब 4, अब 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ आना चाहिए। यहाँ वैल्यू अगर हम x का मान, ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर x का मान 2 रखते हैं तो 2 दूना का 4 -2, तो 2 आ गया। तो x का मान 2 पर y का मान 2, तो 2 तो कहाँ मिलेगा भाई 2 तो x का मान 2, y के भी मान 2, तो यहाँ तो ये को पॉइंट बनेगा। तो इसको जब हमको राउंडिंग जब मूव कराना होगा तो इसे ही बनेगा, क्लियर। फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3 है, तो -3 के लिए भी हमारा कंडीशन कुछ इस तरह से ही होगा, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ हो गया ये इस तरह से बन गया। अब हम क्या करते हैं कि हम जो समाकलन का परिवार को लेकर आए, इसके फैमिली ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का जो हम ग्राफ लेकर हम आ गए, वो कुछ इस प्रकार का हमको ग्राफ बन गया। जब इस तरह का हमको ग्राफ बना तो अब देखो, हम तो डिफरेंशिएशन में, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी जानते हैं। अब हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू यहाँ पर a लेते हैं, तो x इज इक्वल टू a का ग्राफ कैसा होगा, या आप 1a ले लें, तो x इज इक्वल टू, अगर a मान लो कि यहाँ पर a है तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये x इज इक्वल टू a का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू a का, इसके हर एक पॉइंट पर x a है, हर एक पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट a है। अगर हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये कर्व है तो यहाँ इसका टेंजेंट होगा, इस तरह से टेंजेंट होगा, सॉरी टेंजेंट होगा। अब देखिए,
अब कहने का मतलब कि क्या ये टेंजेंट पैरेलल है, तो पैरेलल तभी होगा जब हर एक पॉइंट पर इसका dy बाई dx का वैल्यू सेम आएगा। अब दो लाइन जब हमको पैरेलल कब पता चलता है कि स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड स्लोप ऑफ दैट लाइन, L1 L2 अगर नाम है तो इन दोनों का अगर स्लोप सेम हो जाए तो हम कहते हैं कि लाइन पैरेलल है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू हमको क्या है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू हमको a अगर पर इसका ग्राफ है, आई कर्व का जो इक्वेशन है क्या है, तो कहीं x कहीं पे हमारा क्या है कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो इसके हर एक जगह पर अब यहाँ से मान लो कि अब यहाँ पे क्या है कि इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व का हमको इक्वेशन पता है, क्या इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू एक कर्व को सोचते हैं एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका dy बाई dx करते हैं तो dy बाई dx हमको क्या मिलने वाला है, तो dy बाई dx हमको मिलने वाला है 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमको टेंजेंट फाइंड करना है तो डेरिवेटिव तो फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये हर एक पॉइंट अगर ये लाइन, अगर हम ये लाइन का हम क्या किए, अगर ये कर्व दिया हुआ था तो कर्व का इक्वेशन इसका था, तो जब इसका हमको टेंजेंट फाइंड करना है, किसी भी कर्व का टेंजेंट फाइंड करना है तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट किए तो 2x आया। अब हमको टेंजेंट का इक्वेशन पता चल गया, हमको टेंजेंट लाइन पता चल गया, अब उसी पर पॉइंट है तो सेटिस्फाई करेगा। तो ये पूरे पॉइंट ये जो है यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या है, a है, हर एक जगह पर x इज इक्वल टू क्या है, a है। इसका मतलब कि इसका dy बाई dx का जो वैल्यू आएगा, डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx कितना आएगा, 2a। और इसके हर एक पॉइंट पर डेरिवेटिव 2a, मतलब हर जगह पर हर पॉइंट का, हर टेंजेंट का डेरिवेटिव dy बाई dx क्या आएगा, 2a के बराबर आएगा। इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का डेरिवेटिव सेम हो गया। जब सेम हो गया, दो कर्व का हम टेंजेंट लाइन जो दिया हुआ है, अगर उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अगर उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब कि स्लोप, इंक्लाइनेशन, हम देख रहे हैं कि दोनों का ये पूरे पॉइंट के पूरे कर्व का डीसी एट विच पॉइंट सेम है, इसका मतलब कि ये पैरेलल है। जब पैरेलल है, कब पैरेलल है, क्योंकि डेरिवेटिव सेम है। तो जब डेरिवेटिव सेम है इसका मतलब कि सारा पैरेलल है। तो हमको पता चल गया कि पूरे लाइन क्या है, पैरेलल है। मतलब इसका डेरिवेटिव dy बाई dx x अचर निकाल के लेके आ गए हम, क्या कि हर एक पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 2a के बराबर होगा। क्लियर, 2a के बराबर होगा। तो ये रहा आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इंडेफिनिट इंटीग्रल का जो हम c लेते हैं, तो c एक स्वच्छ अचर होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसका बहुत बड़ा परिवार बन सकता है, ठीक है, फैमिली बन सकता है। फैमिली ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है, ये सबका हम पूरे का ग्राफ निकाल दिए। तो c कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हम कुछ भी इंटीग्रल्स वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये रहा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल निरूपण, ज्यामितीय निरूपण। हम इसको इस तरह से निरूपित करते हैं, इसको दिखाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण कुछ इस प्रकार का होता है हमारा, क्योंकि हमको यही दिखाना था कि हर एक जगह पर इसका जो है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव समान होना चाहिए। इसलिए समान होना चाहिए क्योंकि हम जब निकालते हैं किसी भी फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसमें c देते हैं, और यह c कुछ भी हो सकता है। कभी कभी दो फंक्शन दिया हुआ है तो दोनों फंक्शन के लिए हम अलग अलग c नहीं लेते हैं, हम एक ही c से हमारा काम हो जाता है। तो आगे आने वाले चैप्टर में हम पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो आप इस पे लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज। तो अब प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन चलेगा, चैप्टर शुरू होगा। चलिए देखते हैं अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का अनिश्चित समाकलन का कुछ गुणधर्म। हम अनिश्चित समाकलन को बनाते कैसे हैं, ये 5 प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना है। एनसीईआरटी या कोई भी बुक को बना रहे हैं तो ये 5 प्रॉपर्टी को एकदम दिमाग में रखना है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, पहला प्रॉपर्टी
कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, किसी भी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव पुनः फंक्शन होगा, पुनः क्या होगा, फंक्शन होगा, या और इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो सी तो देना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो सी तो हमको देना है। पहला प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए कि किसी भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन, जो भी इंटीग्रल वैल्यू है, जो भी इंटीग्रेशन, अगर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर उसको डेरिवेटिव करते हैं तो पुनः फंक्शन आ जाएगा। प्रूफ करके भी दिखाएंगे क्वेश्चन लेकर। और या फिर कुछ डेरिवेटिव वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पुनः फंक्शन के बराबर होगा। काफी इंपॉर्टेंट हमारा ये प्रॉपर्टी है। अब जैसे देख लो, हम एक क्वेश्चन लेते हैं समझाने के लिए। हम लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिए साइन एक्स, तो हम क्या किए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx का डेरिवेटिव निकालना है। का डेरिवेटिव क्या होगा, तो अब तो कहोगे सर लिख देते हैं, साइन एक्स पढ़ा है, फार्मूला है, तो चेक करो। पहले साइन एक्स का क्या करेंगे, तो पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला में बता दिए हैं आपको, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है अब dx। तो कॉस एक्स तो माइनस तो पहले बाहरी, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस आया क्या, साइन एक्स। किसके बराबर आया, या फंक्शन के बराबर। तो याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका इंटीग्रेशन करके डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कि पुनः वह फंक्शन के बराबर ही हो जाएगा। पुनः वह प्रॉपर्टी नंबर 1, पुनः वह फंक्शन के बराबर ही हो जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उसको हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं, तो पुनः वह फंक्शन अपने ओरिजिनल फॉर्म पर होगा, मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है उसी के रूप में होगा। साइन एक्स है तो साइन एक्स होगा, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स होगा। दूसरा चीज क्या, कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव करके इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव करके भी इंटीग्रेशन करेंगे तो पुनः फंक्शन आएगा। जैसे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एफ डैश एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स dx, ये तो डेरिवेटिव है, तब पुनः हमको dx लगाना होगा, क्योंकि हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, हमको एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहले आप साइन एक्स का डेरिवेटिव कीजिएगा, तो क्या आएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो कहो कि सर साइन एक्स का डेरिवेटिव तो याद है कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx। और हमको कॉस एक्स का इंटीग्रेशन 100% याद है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। तो पुनः ये एफ ऑफ एक्स प्लस सी आया कि नहीं, अगर साइन एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स था तो साइन एक्स अगर हमारा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि डैश का मतलब डेरिवेटिव, प्रॉपर्टी को पकड़िए, यहाँ डैश दिया हुआ है, इसका मतलब कि डेरिवेटिव। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है। फिर से समझा देते हैं। अगर इंटीग्रेशन में दिया हुआ है कोई फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फॉर्म दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएशन करना है, मतलब पुनः फंक्शन। अब अगर कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए ये इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव किया तो फंक्शन आया, अगर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन प्लस सी, अंतर है कुछ नहीं। फिर से समझो, अगर कोई फंक्शन है, अगर इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव, अब फंक्शन को गोली मारो इंटीग्रेशन से, अगर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन खाली नहीं होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसके साथ एफ ऑफ एक्स होगा dx।
तब यह इंटीग्रेशन कहा जाएगा, वो भी इनडेफिनिट, वो भी इनडेफिनिट। अगर यहाँ कुछ हो जाए तो फिर ये डेफिनिट हो जाता है, चीज सेम रहेगा। ठीक है, तो बात को हमको पकड़ना है। तो अगर इंटीग्रेशन में दिया हुआ है और उसका कोई भी इंटीग्रेशन वाला टर्म को डेरिवेटिव करना है, मतलब आंख बंद करके फंक्शन लिखना है। लेकिन यदि डेरिवेटिव वाला चीज को इंटीग्रेशन करना है तो हम फंक्शन को लिखकर सी कर देंगे, फंक्शन को लिखकर सी तब नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब यहाँ डेफिनिट किया हुआ रहेगा, कुछ दिया हुआ ए बी 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया हुआ रहेगा, तब नहीं करेंगे। तो ये आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद आगे पढ़ना है। क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी 100% क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि यदि हमको इफ f of x and g of x be टू फंक्शंस, दो फंक्शंस लिए, ये भी फंक्शन इक्विवेलेंस है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव इक्वल है। क्या है? डेरिवेटिव इक्वल है। अब इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये पहले डेरिवेटिव इक्वल है तो डेरिवेटिव लिखो। इसका डेरिवेटिव इक्वल है, समतुल्य है, इक्विवेलेंस है। अब इसका हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव को इक्वल करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, और जब इसका हम डेरिवेटिव को इक्वल करेंगे तो बाई dx लिखना होगा। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx, यही टर्म को डेरिवेटिव निकालना है तो बाई dx, ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव इक्वल है, हम डेरिवेटिव को इक्वल करा दिए। जब डेरिवेटिव इक्वल है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पढ़े हैं कि अगर कोई इंटीग्रेशन में दिया हुआ डेरिवेटिव इक्वल है तो पुनः फंक्शन हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर f of x इज इक्वल टू हम लिखेंगे g of x। बोलो सही है? f of x इज इक्वल टू लिख सकते हैं g of x। आ रहा है क्लियर? ठीक। अब अगर यदि हम इसको इंटीग्रेशन के ही फॉर्म पर लिखें तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx और प्लस c देना होगा हमको। क्या देंगे? प्लस c। प्लस c इसलिए क्योंकि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन, अगर ये f' निकालते हैं तो f' निकालने के बाद क्या फंक्शन प्लस c देते हैं, हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म पर लिखे हैं। अब इसी चीज को हम इस तरह से भी हम लिख देंगे। किस तरह से लिख देंगे? क्योंकि अगर मान लिया जाए कि इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस c तो हमारा होना ही होना है। ये दोनों इक्वल है। हमको यहाँ बताया, हम यहाँ लिए कि दो फंक्शन लिए, दोनों को हम इसका जो है डिफरेंशिएशन क्या है? इक्वल है। तो डिफरेंशिएशन को हम इक्वल, इसको इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी पर हम लाकर दिखा दिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx और इंटीग्रेशन ऑफ g of x प्लस c। बोलो कि सर c यहाँ भी हो सकता था? हाँ होगा। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों जगहों पर न लिख करके एक ही जगह पर लिखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx प्लस c1 इज इक्वल टू g of x dx प्लस c2। अब इसी चीज को हम इस तरह से लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx, और इधर अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू c2 माइनस c1। अब जहां c2 माइनस c1 इज इक्वल टू बड़ा C ले लीजिए, c2 माइनस c1, तो फिर यहाँ ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx इज इक्वल टू c। तो ये भी प्रॉपर्टी को हमको क्या रखना है? दिमाग में रखना है। बताएं यहाँ बेसिक चीज क्या हुआ हमारा। मान लिया जाए कि हमको दो फंक्शन दिया है, जैसे हमको इधर से साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x दोनों को निकालना है। ठीक है, या फिर हमको यहाँ पे ना दे करके प्लस दिया हुआ है और dx लिखना हुआ है, निकालना है। तो यहाँ भी c1 यहाँ भी c2, ये दोनों जगह पे नहीं हम लिखेंगे, बल्कि लिखकर पूरे में हम फिर एक c लगाएंगे। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्लियर कर रहे हैं।
इसको हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी था। इस प्रॉपर्टी का पढ़ने का मेरा मीनिंग क्या हुआ कि हम 2 2 3 3 सी नहीं लिखेंगे, हम एक ही सी से हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो इस पर स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं थर्ड। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी में हमारा कोई फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस g(x) dx। क्लियर है, या यहां माइनस भी हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g(x) dx। इस तरह से कर कर या माइनस कर बना लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x क्या होगा, तो कहो कि सर तो ऐसा फार्मूला तो बताइए नहीं कि यहाँ साइन कॉस का बताए हैं, प्लस में तो नहीं बताए हैं। तो तब हम इसको क्या करेंगे, तब हम इस तरह से बनाएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को अलग लिखेंगे dx, प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स को अलग लिखेंगे। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस c1, प्लस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस c2। अब देखो यहाँ दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस c1 प्लस c2 लिखोगे, तो इस तरह से नहीं लिखना है, हमको दोनों के मिला के एक लास्ट में से लिखना है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस c, जहाँ c1 प्लस c2 इज इक्वल टू बड़ा C। ठीक है, इसी को और मॉडरेट करके लिखना है, तो लिखना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। हो गया रिजल्ट, हो गया रिजल्ट। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, यह जोड़ और घटाव में ही लागू होता है, गुना में नहीं लागू होता है। ठीक है, क्लियर। तो जब भी प्लस या माइनस में 2 3 कितना भी फंक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और बना लेते हैं, सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। के क्या है, हमारा कांस्टेंट है। क्या क्या के क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हमको इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, तो कांस्टेंट के पहले बाहरी आ एक बाद होकर इंटीग्रेशन। जैसे 2 sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कहो कि कांस्टेंट है सर, इसको कि पहले बाहरी कीजिए और sin x dx। देखो यहाँ x है तो dx, अगर यहाँ p रहता तो dp, अगर यहाँ y रहता तो dy। ठीक है, अगर यहाँ पे dx रहता, अब यहाँ पे sin x ना दे करके कुछ दूसरा दिया हुआ रहता, sin x ना दे करके कुछ दूसरा चीज दिया हुआ रहता, तो वह कांस्टेंट हो जाता। क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। तो कांस्टेंट को बाहरी जो नियत चीज है, उस चीज को हम क्या करेंगे, अचर मान को बाहर करेंगे। बाहर किए sin x का पढ़े हैं सर माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, -2 cos x प्लस c। रिजल्ट बन गया, रिजल्ट बन गया। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 भी क्लियर कर दिया, ज़्यादा यूज होता है ये, अभी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई कांस्टेंट नंबर दिया हो, ओकरा के खींचा और बाकी के इंटीग्रेशन करा। ठीक है, ओकरा के खींचेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर। लो इसको जम के स्क्रीनशॉट और दिखाते हैं लास्ट प्रॉपर्टी। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ k1 इंटू f1x प्लस k2 इंटू f2x प्लस k3 इंटू f3x डॉट डॉट kn fnx dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कहो कि अगर कितना हो रहेगा तो सर फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ k1 f1x dx लिख देंगे, इसको अलग, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ k2 f2x लिख देंगे, प्लस डॉट डॉट जितना रहेगा लास्ट में यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ kn fnx dx। ठीक है,
और कांस्टेंट को बाहरी खींच के इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट को बाहर खींच के इंटीग्रेशन करेंगे, वैसे ही यहाँ तक कांस्टेंट को बाहरी खींच के बाकी के इंटीग्रेशन करेंगे और रिजल्ट हम ले लेंगे। कहे के मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 4 का क्या होगा इंटीग्रेशन। यही ना प्रॉपर्टी है यार, यही ना प्रॉपर्टी है, बोलो। या यहाँ माइनस से हम लगा देते हैं, यहाँ माइनस लगा दो, मजा आ जाएगा बनाने में, ठीक है। अब 2 3 4 5 कितना भी रहेगा। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहले कहेंगे कि इसको अलग अलग बांटेंगे, अलग अलग बांटेंगे। बांटो 2x² के अलग इंटीग्रेशन करेंगे, जो चिन्ह है चिन्ह के अनुसार इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। अब देखो तो कांस्टेंट को बाहरी x² का इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट को बाहरी x dx माइनस 4 के बाहरी इंटीग्रेशन ऑफ खाली dx का होगा, क्या होगा, होगा बराबर 2x² के पता है, x के पावर n का हम इंटीग्रेशन सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं कि एकरे में एक जोड़ो और उतना ही से भाग देना है। जैसे x के पावर 2 है, एकरा में एक जोड़ा उतना जितना ऊपर है उतना ही नीचे लिख दो प्लस। अब हर जगह पर c नहीं लिखना है, लास्ट में c लगा देंगे, सब c के एक एक पावर में खींच लेगा, जितना पावरवा ये सब C1 C2 C3 का है, एगो अकेले C सब खींच लेगा और कहेगा कि हम ही हैं तीनों में, ठीक है। प्लस 3 और x का तो पावर एक छिपल है, तो एक जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2x² और जितना है उतना ही नीचे प्लस 4 अपने ना माइनस 4 अपने है, 4 अपने से बारी है और dx का रटवाएं है, dx का इंटीग्रेशन x। अब क्या करेंगे कि बढ़का c लिख दो, बढ़का ना लिखना है, मतलब c लिख देना है, ठीक है। ये हम पढ़ाने के लिए इसको सिखा रहे हैं, समझाने के लिए कि तीनों में C1 C2 C3 नहीं लिखना है। अब यहाँ पे क्या होगा तो 2/3x² प्लस 3/2x² माइनस 4x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर, इंटीग्रेशन का वैल्यू, यही हमारा रिजल्ट बन गया। तो इन पांचों प्रॉपर्टी को हम आपको सिखा दिए। अगले वीडियो में हम NCERT बुक का एग्जाम्पल सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। एग्जाम्पल सॉल्यूशन, जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है पहले उसका सॉल्यूशन कराएंगे, इसके बाद हम चैप्टर में आएंगे, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी को आज क्लियर हो गया। अगला वीडियो हमारा NCERT एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आएगा, तो आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, और अगला जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो NCERT एग्जाम्पल पर देखने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।